हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे रिलेवेंट सेक्शंस, रूल्स, नोटिफिकेशंस इन रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 कौन से सेक्शन की वजह से हमें फाइल करना होता है, उसके रिगार्डिंग रूल्स कौन से हैं, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस कौन कौन सी आई हैं, आज इस पार्ट 1 वीडियो में हम कवर करेंगे। इसी सीरीज में फर्दर हम जो है फर्दर पार्ट्स में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे टेबल्स ऑफ जीएसटीआर 9 रिलेटेड टू इनवर्ट सप्लाई, जिसमें हम टेबल नंबर 6, 7, 8 और टेबल नंबर 12, 13 को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग जो केस स्टडीज हैं, अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें उन केसेस को जो है जीएसटीआर 9 में फिलअप करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 18, 19 में जो है हमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट जो है करनी पड़ रही है। 17, 18 से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट का इफेक्ट आ रहा है 18, 19 के अलावा, और 19, 80 और 19, 20 का भी इफेक्ट उसमें लेना है। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसको इसी रिगार्डिंग में हम इसको नंबर ऑफ सीरीज में इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे टेबल्स रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई, जो कि टेबल नंबर होगी 4, 5, टेबल नंबर 10, 11, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 14। ये सारी जो है हमारी आउटवर्ड सप्लाई से जो है उसका डाटा जो है उसमें फिलअप होगा, तो उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम उसकी केस स्टडीज को देखेंगे कि किस तरीके से जो है किस तरीके से हमें इसका इफेक्ट लेना है जीएसटीआर 9 में। और फिर हम फर्दर उसमें जोन से और हमें एड ऑन्स जो है नए नए एड ऑन्स हमें करने पड़ेंगे, वो हम उसमें वैल्यू एडिट करते रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इसके जीएसटीआर 9 के रूट कॉज पे, कि किस तरीके से कौन सा सेक्शन इसको गवर्न करता है और कौन से रूल्स इसको गवर्न करते हैं और इसके रिगार्डिंग कौन सी नोटिफिकेशंस आई हैं। तो सबसे पहले सेक्शन जो है हम बात करेंगे सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के बारे में, जो कि बताता है, जिसका सब सेक्शन 1 बताता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52, या फिर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेल्फ फर्निश एनुअल रिटर्न। इन सबको जो है एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है पूरे साल की, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल की जो है एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होगी, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो इसके रिगार्डिंग फॉर्म अलॉट होगा, उस फॉर्म में जो है ये हमें रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये जो है बेसिकली इसकी फॉर्म की जो है ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड हो गई। ये एनुअल रिटर्न जो है हमें 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है इस डेट तक हमें फाइल करनी है। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35। एनुअल अकाउंट्स बनाना और उसकी ऑडिट करना, ऑडिट के रिगार्डिंग जो है हमें रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 5। तो सब सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 के लिए हमें देखना होगा सेक्शन 35 का सबसेक्शन 35 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during the financial year exceed the prescribed limit। वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, कवर करेंगे। उसको क्या करना है, जिसकी भी वो लिमिट जो है वो क्रॉस करेगी, शेल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। उसके जो भी अकाउंट्स होंगे उसको वो ऑडिट कराएगा, किससे? बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से। इन दोनों में से किसी से भी वो अपने ऑडिट करा सकता है। शेल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44, जो अभी हम रीड आउट कर रहे थे। तो उस सेक्शन में वो देगा एक कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देगा, एंड सच अदर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेक्शन 35(5) जो है वो बताता है कि जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होगी, उस लिमिट को क्रॉस करने पे जो है अकाउंट जो है ऑडिट कराने पड़ेंगे बाय अ सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। तो अब हम दोबारा चलते हैं सेक्शन 44, जो कि इसके बारे में बता रहा था कि सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 में हम देख रहे थे
सेक्शन 44 सबसेक्शन 44(2) में थे हम। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(5), हमने देखा कि वो कहता है कि अकाउंट जो है ऑडिट कराने पड़ेंगे। शेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होगा। एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 अलॉन्ग विद जो हमने देखा एनुअल रिटर्न जो जाएगी, उसके अलावा अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एनुअल रिटर्न हो गई, ऑडिटेड अकाउंट्स हो गए जो कि 35(5) ने बताया, और साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर इन द रिटर्न, जो भी रिटर्न्स जितनी गई हैं उसमें कौन कौन सी सप्लाईज डाली हैं वो सारी फर्निश इन द फाइनेंशियल ईयर विद द एनुअल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन बनेगी कि जो सी रिटर्न्स गई हैं उसमें कौन कौन सी सप्लाईज हैं विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये सेक्शन 44 जो है हमें बायस करता है कि हमें एनुअल रिटर्न्स और साथ में ऑडिट कौन से जो है प्रोविजन के हिसाब से हमें करानी होगी। अब इस सेक्शन के बाद हमारे पास हमें पता लग गया कि हमारे को सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 44 जो है वो लेवी करता है इन चीजों के लिए। अब हमें इसके रिगार्डिंग रूल्स देखने पड़ेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग रूल आया है रूल नंबर 80। रूल 80 हमें बताता है कि वो जो की बात करता है एनुअल रिटर्न की, उसका सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे कवर कर दिया उसने एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया अदर देन आईएसडी, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हमने सेक्शन 44 जब देखा था वहां पे ये सब इंक्लूड हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे रूल्स में इनको एक्सक्लूड किया क्योंकि रूल्स में जो है फॉर्म अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। इसलिए सब रूल 1 में जो है वहां पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के बाद जो है अदर देन आईएसडी, अदर देन पर्सन अंडर सेक्शन 51, 52, अदर देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अदर देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन सबको इनके अलावा जो बच गए उनको क्या करना है सेल्फ फर्निश एनुअल रिटर्न। उनको एनुअल रिटर्न फर्निश करनी है अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 44 सब सेक्शन 1, वहां पे एनुअल रिटर्न के बारे में कहा था, और यहाँ पे वो बताएगा रूल कि कौन से फॉर्म में हमें फाइल करनी है। तो फॉर्म जीएसटीआर 9 में जो है हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन प्रिस्क्राइब। जो भी यहाँ पे इनको छोड़ के जो बाकी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको भरनी है जीएसटीआर 9 थ्रू अ कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेटिंग सेंटर। अब कहता है इसका प्रोवाइजो, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन पेइंग अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में कंपोजिशन डीलर, उनके लिए जो है उनको जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करनी, उनको जो एनुअल रिटर्न भरनी है उनके लिए अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है, फॉर्म जीएसटीआर 9A, उनको भरनी होगी अपनी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A में। इसके बाद सब रूल 2 कहता है एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जितने भी ईसीओज हैं, रिक्वायर टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, जो कि टीसीएस कलेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52, सेल्फ फर्निश एनुअल रिटर्न एनुअल स्टेटमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 5, इनके लिए अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटीआर 9B। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52, इनको एनुअल रिटर्न जो अपनी भरनी है वो जीएसटीआर 9B में भरनी है। अब सब रूल 3 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover during the financial year exceed 2 crore rupees, यहां पे बता दिया उसने कि जिनकी टर्नओवर एक्सीड, एग्रीगेट टर्नओवर, यहां पे हमें जो टर्नओवर देखनी है वो एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। सबसे पहली बात पैन बेस्ड, उसकी टर्नओवर ओवरऑल टर्नओवर अगर एक्सीड करती है 2 करोड़ से तो शेल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड। अब यहाँ पे बात आ गई ऑडिट वाली, तो सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो है वो ऑडिट की बात कर रहा है, और वहां वो किस में प्रिस्क्राइब था उसके रिगार्डिंग सेक्शन 35(5) में। हमने देखा था सेक्शन 35(5) में लिखा हुआ था ऑडिट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वहां पे लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी, यहाँ पे जो है लिमिट प्रिस्क्राइब करी कि 2 करोड़ तक जो है उसको सब रूल 3 में, रूल 80 के सब रूल 3 में जो है लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी 2 करोड़ की। shall get and he shall furnish a copy of the audit annual statement and reconciliation duly
सर्टिफाइड इन फॉर्म GSTR 9C। अब जो ऑडिट वाला केस है उसके लिए जो फॉर्म है वो अलग है GSTR 9C। इसका मतलब में एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 44(1) सबसेक्शन सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 जो है हमें GSTR 9 भरनी है, या फिर हमारा 9A का केस होगा, 9B का केस होगा, जो भी केस होगा। उसके अलावा अगर हमारा ऑडिट का केस आता है तो हमें साथ में 9C भी भरनी है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कॉमन पोर्टल आइदर थ्रू अ फैसिलिटेटिंग सेंटर। तो रूल 80 ने बताया कि हमारे को कौन सा फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन इशू हुई बाद में। नोटिफिकेशन 47/2019 जो कि इशू हुई 9 अक्टूबर 2019 को। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया? इस नोटिफिकेशन में फर्दर बताया गया, यहाँ पे बताया कि यहाँ से शुरू करते हैं हम, शुरू से लेते हैं। इन एक्सरसाइजिंग पावर कंफर्म अंडर सेक्शन 148 ऑफ द CGST एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover ही देखनी है हमें पूरे एनुअल रिटर्न के लिए, इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगर रजिस्टर्ड पर्सन की जो है एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीड नहीं करती, वो आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, वो हैव नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44(1) बिफोर द ड्यू डेट as the class of the registered person who shall in respect of financial year 17-18 and 18-19। 2 साल के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन 47/2019 इशू हुई थी उसने सिर्फ कवर किया 2 साल को, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19। ये यहाँ पे इन 2 साल के लिए क्या कहा गया? फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर सच दैट द सेड पर्सन shall have the option to furnish the annual return under subsection 44 or subsection 1 of section 44। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बाद उनके लिए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए जो है इसको ऑप्शनल कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए। वो रजिस्टर्ड पर्सन भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते। तो इस नोटिफिकेशन ने क्या करा, बेसिकली उसको ऑप्शनल कर दिया। लेकिन ऑप्शनल करने के बाद एक प्रोवाइडेड डेट डाला जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड डेट कहता है द सेड रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश ऑन द ड्यू डेट इफ नॉट फर्निश बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट प्रिस्क्राइब करी, ड्यू डेट तक फाइल कर दिया तो ठीक है, जो फाइल्ड होगा, क्योंकि ऑप्शनल कर दिया, मैंडेटरी नहीं है, फाइल कर भी सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, नहीं भी कर सकते। फाइल कर दिया तो वेल एंड गुड है। नहीं फाइल किया तो ड्यू डेट पे जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा GSTR 9 में उसको ही फाइनल मान लिया जाएगा। जिसको समझते हुए काफी प्रोफेशनल्स ने जो है GSTR 9 17-18 की फाइल नहीं करी, जिससे कि दिक्कत क्या है, कल को असेसमेंट कराते हुए इशू आ सकते हैं। GSTR 9 जो है हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, उसके बाद और कोई हमारे पास रेमेडी नहीं है। हमारी जितनी भी गलतियां हुई हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3B में GSTR 1 में, उसको हम जो है कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर सकते हैं GSTR 9 के थ्रू। और अगर हम उसको करेक्ट नहीं करते GSTR 9 में तो कल को असेसमेंट में इशू आ सकता है। और ये जो प्रोवाइडेड डेट कहता है वो कहता है जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा GSTR 9 में उसको ही फाइनल मान लिया जाएगा। और टेबल 4 पे, टेबल 5 पे कई जगह जो डाटा है वो अलग अलग, कई डाटा जो है GSTR 1 से कैप्चर होता है, कई डाटा 3B से कैप्चर होता है। तो वहां पे जो है एडजस्टमेंट, जो भी पूरे साल की एडजस्टमेंट करी होती है, हमने क्रेडिट बाद में लिया है, हमने कोई सप्लाईज जो है वो बाद में एडजस्ट हुई हैं, तो वो सारी जो एडजस्टमेंट है हम फॉर्म 9 के थ्रू जो है अगर हम दिखा दें तो हमारे को असेसमेंट में जो है काफी आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे इसके बाद ऑप्शनल करने के बाद जो GSTR 9 नहीं भर रहे उनके लिए भी एक इशू हो सकता है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि GSTR 9 जो है ये लास्ट जो है हमें चांस मिलता है, इसको जरूर फाइल करें, क्योंकि ये जो प्रोवाइडेड डेट है ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हमने फाइल नहीं करी तो डाटा जो ऑटो पॉपुलेट होगा उसी को ही फाइनल मान लिया जाएगा, और वो जो है वैसे भी उसमें काफी सारी एडजस्टमेंट होती है। अगर हम GSTR 9 को देखें तो वो
उसमें एडजस्टमेंट मोस्टली केसेस में होती हैं। तो इसलिए इसको हमें इस प्रोवाइडेड डेट को बहुत ध्यान में रखना है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब नोटिफिकेशन, हम इसके बाद जो इशू हुई नोटिफिकेशन 56/2019, 14 नवंबर 2019 को। इस नोटिफिकेशन में काफी सारे, इसमें नोटिफिकेशन में RFD 1 के एक्सपोर्ट के रिफंड के रिगार्डिंग जो है काफी चीजें बताई गई। उसके बाद जो है इसमें GSTR 9 की कुछ टेबल्स के बारे में जो है टेबल में चेंजेस करे गए इस नोटिफिकेशन से। इस नोटिफिकेशन में जो है टेबल्स में जो चेंजेस हुए, टेबल जो है नंबर 8C के बाद जो है ITC इनवर्ट सप्लाई के बाद जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 इंसर्ट कर दिया, और अप्रैल 18 टू मार्च 19 इसको जो है इसके बाद इंसर्ट कर दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑन इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स ऑफ एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग। इसको हम जो है जब हम डिस्कशन करेंगे टेबल वाइज, जो है इनवर्ट्स की टेबल देखेंगे, हम आउटवर्ड्स की टेबल देखेंगे, हम वहां पे इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज करी गई। और इसमें इंस्ट्रक्शन पोर्शन में भी काफी चेंजेस करे गए GSTR 9 के, और उसमें जोन जोन से बदलाव करे गए, काफी चीजें ऑप्शनल कर दी गई। तो वहां पे जब हम इसको टेबल में डिस्कस करेंगे, जब हम टेबल्स रेफर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, वहां पे हम इनको इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो क्या क्या जो है फर्दर एड ऑन्स करे गए, और जो है क्या क्या कौन कौन से टेबल जो है ऑप्शनल कर दिए गए। तो हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 जो कि 5 मई 2020 को इशू हुई थी, जिसमें बेसिकली क्रक्स ये है कि इसके रिगार्डिंग जो एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2020। बहुत ही कम दिन रह गए हैं इस नोटिफिकेशन की। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड है 30 सितंबर 2020। इसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आगे डेट बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन हमें वेल प्रिपेयर होना होगा, और जो भी अभी सिचुएशंस है उसके हिसाब से हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसको जो है टाइमली जो है कवर अप कर पाए। तो ये सारी इस नोटिफिकेशन में लास्ट जो ये नोटिफिकेशन इसके रिस्पेक्ट में इशू हुई है वो ड्यू डेट की बात करती है 30 सितंबर 2020। और अब हम देखें कि कौन से केसेस में जो है GST रिटर्न ऑप्शनल हो गई और कौन से रिटर्न में जो है मैंडेट है। जैसे अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, 2 करोड़ से कम है, तो वहां पे 9 तो ऑप्शनल है ही है, 9C नॉट एप्लीकेबल हो गई। अगर 5 करोड़ से ऊपर की है तो वहां पे 9 भी भरनी है और 9C भी, दोनों मैंडेटरी है। बात रही 2 से 5 करोड़ के बीच की टर्नओवर में, तो वहां पे 9 तो मैंडेटरी हो गई क्योंकि 9 की लिमिट जो है 2 करोड़ है, और 9C की जो लिमिट है वो 5 करोड़ है। तो ऐसे में 9 तो मैंडेटरी हो गई 2 से 5 के बीच में, और 9C जो है वो ऑप्शनल हो गई। तो इस तरीके से ये जो है टर्नओवर है 9 और 9C के लिए। और अगर हम अब देखें कि कुछ ऐसे पॉइंट जो कि हमें GST फाइल करने से पहले जो है ध्यान में रखने, तो ये हमने कुछ, हमारी टीम ने कुछ पॉइंट जो है डिजाइन करे हैं कि हमें ये पॉइंट्स तो जो है ध्यान में रखने हैं GSTR 9 बनने से पहले। कि सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो लास्ट चांस टू रेक्टिफाई मिस्टेक डन इन 3B और 1। तो हमें जो हमने डिस्कशन करी अभी कि हमें 3B 1 को सही करने के लिए जो है हमारे को GSTR 9 में लास्ट चांस है, तो हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए। इसके लिए सेकंड पॉइंट है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी टू बी डिपॉजिट थ्रू DRC 3, जो है अलग से DRC 3 फॉर्म के थ्रू जो है इसकी जो लायबिलिटी हमारी अराइज होगी GSTR 9 भरने के बाद, उसको हम DRC 3 के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसमें कुछ लिटिगेशन मैटर भी है कि क्या हम क्रेडिट लेजर से इसको पे कर सकते हैं। क्रेडिट लेजर को हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी जिस टाइम की लाइबिलिटी है उस टाइम पे जो है अगर बैलेंस है हमारे पास क्रेडिट लेजर में, और साथ ही जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं GSTR 9 फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे भी हमारे पास क्रेडिट लेजर है, तो ऐसे केसेस में हम जो है यूज कर सकते हैं क्रेडिट लेजर का। अदरवाइज जो है हमें कैश लेजर से पे करना है। लेकिन अगर हम क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो जो है मैटर जो है थोड़ा लिटिगेशन में आ सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर हम आगे की बात करें, इफ ड्यू इंटरेस्ट इज नॉट पेड, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वहां पे भी इंटरेस्ट जो है GSTR 9 का कैश लेजर के थ्रू पे हो जाएगा। लास्ट ड्यू डेट हमने देख ली 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड फिगर मोर देन 20%, जब हम चेंजेस करते हैं 20% से ऊपर तो वो जो फील्ड होती है वो रेड हो जाती है।
फील्ड रेड हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम डाटा जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो गलत है, वो जस्ट हमें एक वार्न कर रही है कि आप जो फिगर कोड कर रहे हैं उसको एक बार आप रीचेक कर लीजिए। आपने जो रिकंसिलेशन बनाई है, आपने जो अपनी सप्लाईज का डाटा तैयार किया है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उस और ये एक इंडिकेशन है, ये ऐसा नहीं है कि अगर रेड हो गई तो वो फील्ड गलत है, वो जस्ट एक वार्निंग का निशान है बस। जीएसटीआर 9C की बात करें, उसकी भी ड्यू डेट जो है 30 सितंबर 2020। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर जो है उसको, रेगुलर डीलर को जीएसटीआर 9 और कंपोजिशन डीलर को 9A फाइल करना है। ऑल्दो इफ द कंपोजि अगर टैक्स पेयर जो है नॉर्मल से कंपोजिशन में ट्रांसफर हुआ है या कंपोजिशन से जो है नॉर्मल स्कीम में गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केसेस में उसको दोनों जीएसटीआर 9 और 9A दोनों फिल आउट करनी पड़ेंगी। इंडिविजुअल फाइलिंग ऑफ 9 फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, अगर पैन में जो है हर स्टेट, अगर 5 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो हमें जैसे कि जीएसटीआर 9 जो है एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है इसके लिए, तो हमारे को ईच स्टेट या ईच यूनियन टेरिटरी के लिए भी हमें जीएसटीआर 9 भरनी पड़ेगी। जीएसटीआर 9 और 9C वट एवर द केस में भी, तो हमें सबके लिए भरनी पड़ेगी। नो आईटीसी कैन बी टेकन थ्रू 9, अगर हमारा सेक्शन 16 जो टाइम अलाउ करता है निकल चुका है, ऐसे केस में हम तो हम आईटीसी उसका अवेल नहीं कर सकते। जीएसटीआर 9 में आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। जीएसटीआर 9 इज मैंडेटरी एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर लिमिट जो है क्रॉस हो रही है तो उस केस में जो है जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है। फॉर्म जीएसटीआर 9 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल एट द जीएसटीएन लेवल। जैसे कि हमने अभी भी बात करी कि पैन बेस्ड है तो हमें जीएसटीएन लेवल पे जो है फाइलिंग करनी है। अगर एक पैन पे ही 5 जो है जीएसटी नंबर हैं और एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रही है तो जो है हमें हर एक यूनिट का जो है उसमें जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। यही आगे बात लिखी हुई है, द टैक्स पेयर हैव ऑब्टेन मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन वेदर इट इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट is required to file annual return for each registration separately. आगे बात करें, all registered taxable person under GSTR 9 under GST must file GSTR 9. However, following person are not required to file GSTR 9. किस किस को फाइल नहीं करनी? कंपोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट करी है उसको नहीं करनी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आईएसडी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन पेइंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, पर्सन कलेक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 52, ये इसको जो है जीएसटीआर 9 भी फाइल करनी है। हम ऑलरेडी रूल्स में कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 मेड ऑप्शनल विद टर्नओवर लेस देन 2 करोड़। 9 जो है वो ऑप्शनल है 2 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए। किसके कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 17-18 और 18-19। हमने इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो भी देख ली। नील जीएसटीआर 9 कब जाएगी? नील जीएसटीआर 9 तब जाएगी जब कोई भी सप्लाई नहीं होगी, आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगी, इनवर्ड सप्लाई नहीं होगी, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, नो रिफंड, नो डिमांड, नो लेट फी। ऐसे केस में जो है नील की जीएसटीआर 9 फाइल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्टेटस ऑफ द पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लेते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं और 31 उसने ड्यूरिंग द ईयर 18-19 अपना जीएसटीएन सरेंडर कर दिया था, उसने कैंसिल करा लिया था और फाइनल रिटर्न भी फाइल कर दी थी, क्लोज हो गया था। 31 मार्च 2019 को उसका जीएसटीएन कैंसल्ड है। तो ऐसे केस में भी अगर उसने 18-19 के ड्यूरेशन में अगर जीएसटीएन उसके पास था तो उसको जो है उस साल की जीएसटीआर 9 भरनी पड़ेगी। इफ द स्टेटस ऑफ द पर्सन नॉट रिक्वायर्ड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट द रजिस्टर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जीएसटीआर 9 मस्ट बी फाइल्ड। अगर वो उसके लिए मैंडेटरी है, टर्नओवर क्रॉस हो रही थी अगर उसकी 18-19 में एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन वो लास्ट डे पे जो है कैंसिल करा चुका है, तो लेकिन अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुई है तो उस केस में उसको जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। All applicable statement in form GSTR 1 and return in form GSTR 3B for the financial year shall be filed before filing 9, क्योंकि 9 GSTR 1 और 3B से ही डाटा उसमें ऑटो पॉपुलेट होता है, तो इसलिए जो है 1 और 3B फाइल करने के बाद हम GSTR 9 फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर्म GSTR 9 वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज। ये लास्ट चांस है और ये फाइल करने के बाद रिवाइज भी नहीं हो सकता, इसलिए हमें प्रॉपरली जो है देख के जो है ये रिटर्न फाइल करनी है। इट इज रिकमेंडेड टू केयरफुली चेक ऑल द वैल्यू ऑटो पॉपुलेटेड इन द एनुअल रिटर्न, मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स
और अकॉर्डिंगली मेड सुटेबल करेक्शन बिफोर फाइलिंग। जो भी हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है, हमें अपनी 3B का डाटा देखना है, हमें 3.1 में जो डाटा हमने डाला है वो देखना है, सारे फैक्टर्स कवर अप करके जो है हमें अपनी GSTR 9 जो है प्रॉपरली फाइल करनी होगी। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 47(2) क्या कहता है, अगर टाइमली ड्यू डेट से पहले अगर हम 9 फाइल नहीं करते तो जो है उस केस में लेट फी लगती है कितनी, 100 रुपीज CGST, 100 रुपीज SGST, मतलब दोनों टोटल 200 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग जो है इसमें लेट फी लगती है। लेकिन मैक्सिमम लेट फी जो होगी वो होगी 0.25% ऑफ द टर्नओवर। जितनी भी टर्नओवर है उसकी 0.25% तक जो है लेट फी जो है लग सकती है। तो ये लेट फी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इसको अभी 30 सितंबर बहुत नियर है और एक्सटेंशन के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है, तो हमें हमारी टारगेट डेटेड 30 सितंबर ही होनी चाहिए। तो हमें उससे पहले पहले जो है कवर अप करना है ताकि किसी की भी लेट फी वगैरह ना लगे। तो होप हमने जो अभी इंफॉर्मेशन देखी है रिगार्डिंग, हमने पहले देखा सेक्शन कौन सा गवर्न करता है, उसके रिगार्डिंग रूल्स कौन सा था, रूल 80 देखा, फिर हमने उसके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस देखी, फिर हमने टर्नओवर देखी कि टर्नओवर 2 करोड़ और 2 करोड़ कब एप्लीकेबल होगी, 9 के लिए 2 करोड़ की लिमिट, 9C के लिए 5 करोड़ की लिमिट। फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो कि हमें ध्यान रखने हैं GSTR 9 भरते हुए। अब हम इसी सीरीज के फर्दर पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। पहले इनवर्ड सप्लाईज की टेबल नंबर 6, 7, 8 और 12, 13, फिर हम उसके रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज कवर करेंगे, फिर हम फर्दर देखेंगे आउटवर्ड सप्लाईज की टेबल, फिर हम उसके रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज कवर करेंगे, फिर हम बैलेंस पोर्शन उसका कवर अप करेंगे और टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग जो है 9 के जो इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स हमने कुछ कोलैबोरेट और कुछ हमने तो इसका फॉर्मेट डिजाइन किया है फॉर द रिकंसिलेशन विच हेल्प यू व्हाइल मेकिंग रिकंसिलेशन, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी सीरीज में बने रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।